नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। पुणे में एमएसएमई डिफेंस एक्सपो लगाया गया है जो कि 26 फरवरी तक चलने वाला है। मेले में सेना और डीआरडीओ के साथ स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मकसद एक है कि देश में नए नए हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाया जाए ताकि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर उभर सके। ये देश की ताकत की झलक है। एक से बढ़कर एक हथियार, एक से बढ़कर एक तकनीक, ये रक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की पहचान है। ये मेला है हथियारों का, जो भारत का संदेश भी है। देख ले दुनिया, समझ ले कि अपने दम पर, अपने हुनर से, अपनी क्षमता से भारत क्या कुछ हासिल कर रहा है। पुणे में देश का पहला एमएसएमई डिफेंस एक्सपो चल रहा है, जिसमें एमएसई सेक्टर के साथ डीआरडीओ, आर्म्ड फोर्सेज, डिफेंस पीएसयू और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां शामिल हुई हैं। देश के वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत से जो स्वदेशी हथियार बनाए हैं, उनकी ये नुमाइश है। मकसद है इनके उत्पादन से मंझले और छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स को जोड़ना। यहाँ एमएसएमई सेक्टर की 450 से ज्यादा कंपनियां आई हैं। इतना ही नहीं, करीब 1 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़ा है। स्वदेशी हथियार न सिर्फ अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, बल्कि संकेत है कि भविष्य में भारत रक्षा क्षेत्र के बड़े निर्यातक के तौर पर उभर सकता है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के साथ पिछले 9 साल में देश का रक्षा निर्यात 23 गुना हो गया है। साल 2022-23 में भारत ने करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। इस एक्सपो में भारतीय वायुसेना की भारत में निर्मित समर एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन भी किया गया। इस डिफेंस सिस्टम से किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। एडवांटेज ये है इस एडी सिस्टम का कि इसको दुश्मन ट्रैक नहीं कर सकता, बिकॉज हम इसको फायर करके रिपोजिशन कर सकते हैं तुरंत। जो जैसा बोलते हैं शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी है पूरे सिस्टम की। आप देख ही रहे हैं जो इक्विपमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, सिर्फ ये पूरा इक्विपमेंट है एंड इट इज माउंटेड ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। You can fire the missile, reposition yourself, and then you are available for taking on next operation. इसको समर 2 मिसाइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों R-27 का उपयोग करके विकसित किया गया है। पिछले संस्करण समर 1 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तुलना में ज्यादा दूरी के मिसाइलों को इससे लॉन्च किया जा सकता है। ये भारतीय वायुसेना में के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है और खासतौर से चीन, पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर इस एडी सिस्टम का इस्तेमाल होगा। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक नया वाहन तैयार किया है जो कि केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल युद्ध के दौरान उसका इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही बीएमपी के तौर पर किसी भी मुश्किल इलाके में, मुश्किल टेरेन में, पानी में ये वाहन आसानी से जा सकता है। वक्त के साथ युद्ध के हालात बदल रहे हैं, जिससे निपटने में ये लड़ाकू वाहन काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये वाहन केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल वार में काफी काम आ सकता है। इसका इस्तेमाल बीएमपी के तौर पर भी हो सकेगा। ये जो वाहन आप देख रहे हैं, ये इसका नाम दिया है हमने व्हील्ड 8x8 CBRN रिकॉग्नाइज्ड व्हीकल। ये जो व्हीकल है ये 2nd जनरेशन व्हीकल प्लेटफॉर्म है, जो कि इसको मल्टी रोल के लिए हमने डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि अभी आप जो देख रहे हैं ये है NBC CBRN रोल के लिए है। इसी प्लेटफॉर्म को हम इसको ICV मतलब इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या तो फिर APC रोल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल रोल और CBRN एंड मेनी मोर्स, ऐसा डिफरेंट वर्जन्स के लिए सेम प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस लड़ाकू वाहन में 2 तरह के केमिकल डिटेक्टर लगे हुए हैं। पहला 2 किलोमीटर दूर तक फैले जहरीले गैस को पहचान सकता है, जबकि दूसरा डिटेक्टर वाहन के आसपास के जहरीले गैस को पहचान सकता है। इसमें बायोलॉजिकल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया को भी पहचान सकता है और किस तरह का है ये भी बता सकता है। इसमें रेडियोलॉजिकल डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। ये लड़ाकू वाहन 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकता है। सारे लैंड ऑब्स्टेकल्स नेगोशिएट कर सकता है, ग्रेडियंट हो या साइड स्लोप हो, और वाटर मोबिलिटी भी इसका बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है।
हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। इसके अनुकूल ही बहुत तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार अगर देश में ही बने तो बचत के साथ रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। इसलिए छोटे और मंझले उद्योगों यानी MSME के तहत उत्पादन बढ़ाने का इरादा है। इसमें नयापन और सहयोग पर दोनों पर फोकस करने के उद्देश्य से इस एक्सपो का आयोजन किया गया है। यानी इस प्रदर्शनी में हथियारों के निर्माण और उनकी तकनीक में देश का दमखम दिख रहा है। इस डिफेंस एक्सपो से नई ऊंचाइयों की उम्मीद की जा सकती है। पुणे से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम तेजी के साथ चल रहा है। गुजरात के बाद अब मुंबई में भी इस कॉरिडोर के हिस्से का निर्माण रफ्तार पकड़ने लगा है। इसमें सबसे ज्यादा खास है उस अंडरग्राउंड टनल का निर्माण जो समुद्र के नीचे से गुजरेगी और दूसरा BKC स्टेशन। इन दोनों के निर्माण में तेजी लाई जा रही है ताकि तय सीमा पर काम पूरा हो सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सपना जल्द साकार होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर चल रहा काम अब रफ्तार पकड़ चुका है। खास तौर से मुंबई में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सबसे खास हिस्से के निर्माण में अब और देर नहीं होगी। बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर का ये हिस्सा वो अंडरग्राउंड टनल है जो मुंबई के विक्रोली से ठाणे के बीच बनने जा रही है। यह देश में सबसे लंबी अंडरग्राउंड टनल होगी। ये जो टनल का काम जो शुरू करने वाले हैं वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टनल को बनाने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है जिसको बोरिंग मशीन कहा जाता है। उस मशीन को इस इलाके में लाया जाएगा और उसके बाद जो 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो खोदना शुरू किया जाएगा। इस हिस्से को तकरीबन करने के लिए अंडर डीप जो खुदाई होगी उसको करने के लिए पहले तो मशीन को तकरीबन 2 से 3 महीना असेंबल करने में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बुलेट ट्रेन का यहाँ से निकलेगा। दरअसल हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की रफ्तार कम से कम 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लिहाजा मुंबई के भीड़ भरे विक्रोली इलाके से शुरू हो रही टनल का निर्माण बड़ी चुनौती है। खास बात ये भी है कि टनल का 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरेगा। लिहाजा बड़ी सावधानी से इस निर्माण कार्य को पूरा करने की कवायद चल रही है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। दुनिया में बहुत कम जगह पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को चैलेंज को लिया जाता है एंड वी हैव टेकन इट अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। वहीं मुंबई के बांद्रा में बनने वाला बुलेट ट्रेन का BKC स्टेशन भी सबसे अलग होगा। इसे 10 मंजिला इमारत के रूप में बनाया जाएगा। यहां से चलकर बुलेट ट्रेन अहमदाबाद में साबरमती स्टेशन तक जाएगी। मुंबई में बन रहे BKC स्टेशन पर भी लगातार काम जारी है। ये BKC का इलाका है, सबसे पेचीदा इलाकों में से एक माना जाता है क्योंकि ये हाई सेंसिटिव एरिया है। वहीं यहाँ पर इतनी सारी बड़ी इमारतें हैं तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना बेहद ही मुश्किल कार्य होता है। वहीं लगातार यहाँ पर जो कार्य है इस पूरे BKC स्टेशन को बनाने का वो किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से इस स्टेशन को शेप दिया जा रहा है और लगातार 24 घंटे यहाँ पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की साइट पर चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस ट्रेन को सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा सेक्शन के बीच चलाया जाएगा। इसके लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन तय की गई है। कोई भी बड़ा लॉन्गिट्यूडिनल जब प्रोजेक्ट होता है, लीनियर प्रोजेक्ट होता है, उसकी हमेशा ओपनिंग सेक्शन बाय सेक्शन होती है। हमेशा ऐसा इंजीनियरिंग में एक पद्धति है ये। तो पहला सेक्शन ओपन होगा, फिर दूसरे सेक्शन एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से ओपन होंगे। तो अगस्त 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन होंगे। यह ट्रेन अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 2 से पौने 3 घंटे तक में 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके रूट में से 351 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में और 157 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में है। जापान की मदद से बन रहे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का शिलान्यास 2017 में किया गया था।
यह परियोजना 2028 तक पूरी होने के आसार हैं। इससे न केवल मुसाफिरों का सफर आसान होगा, बल्कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच आर्थिक गतिविधियों की भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं सुदर्शन सेतु की, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री कई शानदार सौगात देंगे, जिनमें से एक सुदर्शन सेतु भी शामिल है। सुदर्शन सेतु क्यों खास है, इसके बारे में जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। गुजरात में समुद्र पर बना ये शानदार पुल न केवल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, बल्कि इससे अब गुजरात में समुद्र की लहरों पर बेहद खुशनुमा सफर होगा। सुदर्शन सेतु नाम का ये पुल देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। ये सिग्नेचर ब्रिज अब उद्घाटन के लिए सज धज कर तैयार है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की भूमि द्वारिका के ओखा और बेट द्वारिका को जोड़ने के लिए किया गया है। बता दें कि बेट द्वारिका का भी संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है, लिहाजा इस इलाके में धार्मिक पर्यटन को इस पुल के निर्माण से काफी बढ़ावा मिलेगा। द्वारका से बेट द्वारका को जोड़ने के लिए ये ब्रिज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। देश भर के लाखों भक्त भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए द्वारका में जब पधारते थे, उन्हें कई समय नाव में पसार होने के बाद बेट द्वारका पहुंचना पड़ता था। ये अपने आप में ब्रिज अपने आप में एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस पुल की बनावट बेहद खूबसूरत है। खास बात यह भी है कि इस पुल पर न केवल भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की आकृति लगाई गई है, बल्कि इसके दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखी पट्टिकाएं भी लगी हुई हैं। इन पर भगवान श्री कृष्ण की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। वहीं बिजली की खपत पूरी करने के लिए इस पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिनसे 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये ब्रिज अपने आप में एक हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग के साथ ये ब्रिज बना है, और साथ ही में हमारी जो आध्यात्मिक बातें हैं वो भी ये ब्रिज पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक धरोहर हमने ये ब्रिज पे खास तौर पे गीता के हर एक श्लोक हो, उसी के साथ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मतलब केबल स्टेट से ये ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज उसको बनाया गया है, और साथ में एलईडी लाइट, साथ में सोलर ऊर्जा, ये सब चीजों को ये ब्रिज के साथ जोड़ा गया है। द्वारिका से बेट द्वारिका जाने के लिए अब तक नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बन जाने से लोग गाड़ियों से ही ये सफर पूरा कर सकेंगे। सुदर्शन सेतु की लंबाई 2320 मीटर है, जबकि चौड़ाई करीब 27.2 मीटर यानी लगभग 90 फीट है। पुल के दोनों किनारों पर 2.5 मीटर के फुटपाथ भी बने हैं। इसके निर्माण पर 980 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल के निर्माण को 2016 में मंजूरी मिली थी और 2017 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 7 साल से भी कम समय में ये पुल तैयार हो गया। ये ब्रिज जब पहले प्लान हुआ था, जब उसका वर्क स्टार्ट हुआ, तब इसमें काफी चैलेंजेस थी, क्योंकि ये इंडिया के लार्जेस्ट मराइन नेशनल सेंचुरी और मराइन नेशनल पार्क एरिया में आता है, जो ओखा बेट द्वारका का रीजन है। वो यहाँ पे कोरल रीफ्स भी काफी है, तो ब्रिज का अलाइनमेंट एक चैलेंज था, क्योंकि आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का भी इंटरेस्ट वाला एरिया है, साथ में इंडियन नेवी का भी यहाँ पे स्टेशन है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का पोर्ट भी है। तो ये सब डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेके एक फाइनल अलाइनमेंट डिसाइड हुई, जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाने का तय हुआ। इस पुल से द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए द्वारिका आने वाले श्रद्धालुओं को बेट द्वारिका तक आवागमन करने में आसानी होगी। उनका समय भी काफी बचेगा। खास बात यह भी है कि पर्यटकों को इस पुल से समंदर और सूर्य उदय सूर्य अस्त के मनमोहक नजारे देखने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए पुल पर व्यूइंग गैलरी भी बनाई गई है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ बेट द्वारिका से ब्रिजेश दोषी, गुड न्यूज टुडे। तो इसकी खासियत तो आपने जान ली। हमारे सहयोगी ब्रिजेश दोषी ने सुदर्शन सेतु का जायजा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
देश का सबसे लंबा केबल सेतु यानी कि सुदर्शन सेतु, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने जा रहे हैं, ये वो सेतु है जो समंदर पे बना हुआ है और सबसे लंबा है। 2.32 किलोमीटर लंबा ये सेतु है जो भगवान श्री कृष्ण के घर बेट द्वारका और उनकी नगरी द्वारका नगरी को जोड़ता है। यहाँ पे जो यूनिक डिजाइन बनाया गया है, भगवत गीता के सारे श्लोक यहाँ पे हैं, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सारी छवियां पुल की दोनों तरफ, यहाँ पे सेतु की दोनों तरफ देखने को मिलती हैं। और साथ ही यहाँ पे वॉकवे, ये जो है लोग चल के यहाँ से आ पाए इसलिए वॉकवे बनाया गया है। वाहनों की आवाजाही के साथ यहाँ पे वॉकवे रहेगा। तो ये पूरी तरह से यूनिक डिजाइन है और ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जो हैं यहाँ पे 3 भाषाओं में ये श्लोक यहाँ पे दिखाए गए हैं, गुजराती हैं और इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी है। तो ये इस तरह से ये श्लोक यहाँ पे दिखाए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जितने श्लोक हैं ये सभी पिलर्स पे यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जब लोग यहाँ से पास हो तब वो ये श्लोक पढ़ पाए। और ये भूमि की जो भक्ति सवर माहौल यहाँ पे होता है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी और बेट द्वारका को जोड़ता है। पहले यहाँ पे जब ये सेतु नहीं था तो समंदर के रास्ते से आना पड़ता था, बोट में सवार होके जो लाखों श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुंचते थे, पर अब ये सेतु बनने से उनकी जो कठिनाई है वो कठिनाई कम होगी। और इसीलिए इस सेतु को जो नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु, जहाँ पे यहाँ पे सोलर पैनल भी लगाए गए हैं ताकि जो है वो सौर ऊर्जा संचालित हो पाए। और इसीलिए इसको यूनिक जो है ब्रिज माना जाता है, इसको सुदर्शन सेतु नाम दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज का शिलान्यास 2016 में किया था और अब 2024 में इसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं। बेट द्वारका से कैमरामैन साजन के साथ ब्रिजेश दोषी। और चलिए रुख मध्य प्रदेश का कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आगर मालवा के एक सिपाही ने पर्यावरण को बचाने के लिए कमाल का काम करके दिखाया है। बंटी धाकड़ आगर मालवा जिले में पुलिस में नौकरी करते हैं। बंटी को कई सालों पहले महसूस हुआ कि धरती पर हरियाली और पेड़ पौधों का महत्व है, तो उनके संरक्षण के लिए कुछ करना जरूर चाहिए। इसके बाद से इन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस मुहिम से लोगों को जोड़ने लगे। बंटी ने सोशल मीडिया पर ग्रीन आर्मी नाम से ग्रुप तैयार किया है और जिले के अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और आम लोगों को इससे जोड़ा है। बंटी ने लोगों को जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अन्य विशेष दिनों और मौकों पर लोगों को आगे आकर पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। इतना ही नहीं, बंटी अपने लगाए गए पेड़ पौधों की देखरेख में पूरा वक्त देते हैं। सुबह उठकर घर से निकलते हैं तो पेड़ पौधों को पानी देते हैं, उनकी कटाई छंटाई भी करते हैं। बंटी ने अभी तक हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं और लोगों से लगवाए हैं। 6 साल में इन्होंने 1000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं, जिनमें से अब कई बड़े भी हो चुके हैं। इस पौधों की देखरेख के लिए इन्होंने खुद को ऑफिस के काम से अटैच करवाया है। बंटी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, फिर 10 बजे से 5 बजे ऑफिस के बाद शाम को पौधों की देखरेख करते हैं। देखिए, आजकल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के एक फैसले की काफी तारीफें हो रही हैं। उनके इस फैसले से 100 से ज्यादा टूरिस्ट की जान बच गई। दरअसल पिछले दिनों तवांग में भारी बर्फबारी हुई थी, जिससे पर्यटकों की जान आफत में आ गई थी और वापस आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तब सीएम खांडू ने उद्घाटन से पहले सेला टनल को इस्तेमाल करने का आदेश दिया और सबने राहत की सांस ली। सेला टनल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और अभी से ही इसकी अहमियत पता चलने लगी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग वैली में आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल होना है। दरअसल 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से तवांग के आसपास 100 से ज्यादा टूरिस्ट मुश्किलों में फंस गए थे। उनके लिए वापस आने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तब अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू के निर्देश पर इस्तेमाल के लिए सेला टनल को खोल दिया गया। तो सेला में ब्लॉक हो गया तो डीसी मैडम हमको आके बोला कि काफी पब्लिक लोग इस पार भी फंसे हुए हैं और उस पार भी फंसे हुए हैं। तो तुरंत हमने ये ऑर्डर दिया कि बीआरओ को बात करके जब सेला टनल बंद होता है, उद्घाटन से पहले सेला टनल को आज से पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। तो अभी तुरंत आज से पब्लिक के लिए खोल देगा जब सेला टनल बंद होगा। बीआरओ की मदद से टनल खुलने से सभी सैलानियों ने राहत की सांस ली और अब सीएम पेमा खांडू की तारीफ करते नहीं थक रहे। तो एक्सपीरियंस तो गुड भी हुआ और बैड भी हुआ, लेकिन जो टनल खोल दिया उसकी वजह से वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो बर्फीला हमें एक्सपीरियंस हुआ, इट वाज हॉरिबल एंड लाइफ टाइम मेमोरेबल।
एंड इट वाज रियली थैंकफुल टू सीएम के अपने खोल दिया टनल और हम आ पाए, नहीं तो हम आ नहीं सकते थे शायद कल भी। सेला टनल प्रोजेक्ट की नींव पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में डाली थी और मार्च 2024 में ये देश को समर्पित किया जाएगा। इस टनल के शुरू होने से हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी और करीब 1 घंटे का वक्त बचेगा और आसानी से तवांग पहुंचा जा सकेगा। यही नहीं, इसके इस्तेमाल से सैनिकों को चीन सीमा पर पहुंचने में आसानी होगी। तवांग के सेला टनल से युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।